मित्रों, एक समय की बात है, महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर आए तो गांधारी जी ने उनकी बहुत सेवा की। तो उन्होंने प्रसन्न होकर गांधारी जी से वरदान मांगने को कहा। तो गांधारी जी ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तो महर्षि वेद व्यास जी के आशीर्वाद से कुछ समय बाद उनके गर्भ ठहरा और महर्षि वेद व्यास जी वापस अपनी तपस्या करने के लिए चले गए। तो 2 साल हो गए उस बात को, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं जन्मा। तो एक दिन गुस्से में आके उन्होंने अपने पेट पर मुक्का मार के तो वो गर्भ नीचे गिर गया। तो वो नीचे गिरने की वजह जब उन्होंने देखा कि एक लोहे के समान एक कठोर पिंड गिरा है, तो महर्षि वेद व्यास जी उसी समय महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी योग दृष्टि से ये सब कुछ देख लिया। तो वो तुरंत वहाँ पे आए और उन्होंने गांधारी जी को कहा कि 100 कुंड बनवाए जाए और उनको घी से भरवाया जाए। और महर्षि वेद व्यास जी ने उस लोहे समान पिंड पर जल छिड़का और उसको 100 टुकड़े हुए और उन 100 कुंडों में उनको डाल दिया और समझा दिया कि 2 साल तक उनको कोई छेड़े ना, 2 साल बाद में उनको खोला जाए। तो इस प्रकार से 100 कौरवों के जन्म की कहानी है ये। बाद में सबसे पहले दुर्योधन और 99 और पुत्र हुए और एक पुत्री भी हुई। तो आप कहेंगे कि मैं आपको ये कहानी, धार्मिक कहानी जो महाभारत काल की है वो सुनाना रहा हूँ, तो इसका क्या संबंध है? तो मित्रों, बहुत संबंध है, मेरा ऐसा मानना है। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा कि कहीं न कहीं ये कहानी जो आज के समय में जो विज्ञान ने उन्नति की है, जो हम उसको कहते हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबी या एम्ब्रियो टेक्निक, जिससे बच्चे लेने की, चाहे आप इंसानों में कह लीजिए चाहे आप गायों में कह लीजिए, तो कहीं न कहीं वो एक पहला उदाहरण हमें इतिहास में मिलता है आज से हज़ारों साल पहले। और आज मेरा ऐसा मानना है कि आज हम वहीं पे आके वापस खड़े हैं। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमें अगर गौ पालन के क्षेत्र में या गौ संवर्धन के क्षेत्र में है तो हमें किस प्रकार से उन चीज़ों को आगे ले जाना है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से जो AI है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, उसके पूर्ण रूप से खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा ऐसा मानना है कि वो एक विकल्प होना चाहिए जब आपके पास कोई दूसरे विकल्प हो ही ना। ये बिल्कुल सत्य बात है कि आज के समय में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कई गौपालक हैं जिनके पास उस नस्ल के नंदी नहीं होते, उसकी वजह से उनको उसी नस्ल का सीमन चाहिए होता है। तो ये एडवांटेज है कि आप उस सीमन को, उस बेस्ट बुल से निकले हुए सीमन को जो लंबे समय तक उसको सुरक्षित करके रखा जा सकता है, उसको आप वहाँ पे ले जा सकते हैं और उस गौपालक से उस गाय को गाभिन करवाया जाता है। लेकिन ये एक हमारी एक मजबूरी है। लेकिन क्या हम हमेशा ही इतने मजबूर होए कि हर बार AI करवाई जाए? क्योंकि मैंने अपने जीवन में भी देखा है कई बार और ये महसूस भी किया है कि जो AI से उत्पन्न होने वाली जो गोधन की जो प्रोजनी है, जो संतति है, बछड़ा या बछड़ी जो भी है, जब वो आगे आती है तो उनके व्यवहार, गुण, लक्षण में क्या फ़र्क होता है और एक नेचुरल जो नंदी से उत्पन्न हुई, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर। मैं आपका साथी भवानी सिंह और मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो अगर अच्छे लगते तो आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये चीज़ें मेरे को मोटिवेट करती रहेगी। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर मुझे बताइए। कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों के यथासंभव उत्तर देने की। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है मैं काफ़ी लंबा होने वाला है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ
क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए पार्ट्स में शूट करना भी संभव नहीं है। अगर मैं अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में शूट करूँगा तो आप हो सकता है कि कोई पार्ट मिस कर दे। उस वजह से मैं इस वीडियो को एक ही पार्ट में शूट करना चाहता हूँ, एक ही पार्ट में रखना चाहता हूँ। तो थोड़ा लंबा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मित्रों, आज का जो विषय है, जो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो ब्रह्म तत्व है, जो हमारी गोधन की जो प्रोजनी है, जो हमारी गोधन की संतति है, उसमें कैसे उस जो आने वाली संतति को प्रभावित करता है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति की, मेरा ही क्या, हमारे धार्मिक ग्रंथों, किसी भी धर्म से आप ले लीजिए, हो सकता है उसके कुछ कॉन्सेप्ट अलग हो, लेकिन उसका मूल सार एक ही है। प्रकृति की समस्त हलचलों का एक ही केंद्र बिंदु है, और वही एक केंद्रीय शक्ति है जो अलग अलग रूप धारण करती है और इस संसार को चलाती है, इस संसार को रचती है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ये जो उक्ति है, कहीं न कहीं उस ब्रह्म तत्व का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करती है। ये सृष्टि, ये जीव जंतु, ये वनस्पति में वही ब्रह्म शक्ति है जो चेतन रूप में, वो जो उसकी तरंग है, वो क्रीड़ा कल्लोल करती है, वो उसको चलायमान करती है, वो उससे सब कुछ करवाती है। जैसे मैं आपको एक उसका उदाहरण दूँ, जैसे मैं अभी आपके सामने वीडियो में बोल रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर इसकी जगह, जब बात मैं यहाँ वीडियो की कर रहा हूँ, इसकी जगह आपको मोटरसाइकिल चला के दिखाऊँ तो आप क्या सोचेंगे? तो क्योंकि जो ब्रह्म तत्व है वो मुझे ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि जो वही मुझे सोचने के लिए मजबूर करता है, वही आपको करता है, और वही समस्त जीवों को, जिनकी अपने अपने इस प्रकृति में जो दायित्व है वो सब पूरा करते हैं। तो मित्रों, जो हमारे जीवन में 16 संस्कार, जो हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार है, उन संस्कारों में पहला और महत्वपूर्ण संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जैसे हम मानवों में, हम इंसानों में भी महत्वपूर्ण है, वैसे के वैसे हमारे गोधन में भी ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। ये गर्भाधान संस्कार ही इस बात की गारंटी है, इस बात को निश्चित करता है कि आने वाली संतति कैसी होगी। मित्रों, जैसे हम मनुष्यों में ये कामना करते हैं कि जो आने वाली हमारी संतान है, हम इच्छा रखते हैं जो हमारी संतति है वो हमारे जैसी हो या अच्छी हो, तो वैसे के वैसे हमारे गोधन में भी जो उसकी आने वाली संतानें हैं, उनकी संतति है, वो अच्छी है। तो उसमें गर्भाधान संस्कार का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और जब हम हमारे गोधन में भी ये कामना करते हैं कि जो आने वाली संतति हो वो अच्छा और अधिक दूध दे और सुंदरता के हर पैमाने की पराकाष्ठा पार करे। जब एक गाय और एक नंदी का एक संसर्ग होता है, जब वो गर्भाधान संस्कार कर रहे होते हैं, तो ये उनका एक भौतिक मिलन या एक शारीरिक मिलन न होकर उनके मन में उठने वाले भावों की अभिव्यक्ति भी है। जब वो गाय और नंदी संसर्ग कर रहे होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड में दो ऊर्जाएं विद्यमान होती है, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं, वो हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहती है। और वही जो ऊर्जा, या उनको हम, जैसे हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट है आत्मा का, तो वही आत्माएं जो उस समय उनकी गुण के अनुकूल वो अपने माता पिता ढूंढ रही होती है, उनको माता पिता के रूप में स्वीकार करती है। और वही जो गाय और नंदी, जो उनके मन में जो भाव चल रहे होते हैं अपनी संतति को आगे बढ़ाने के, जैसे उनके जैसी, उनके गुणों वाली, उनके व्यवहार वाली संतति को आगे बढ़ाने के लिए, जिस गाय को हम गौ माता का दर्जा देते हैं, वो जीवन में हमें हमेशा देती है। जैसे हमें न सिर्फ दूध से बने हुए कई चीज़ें, पंचामृत और
जो हमारा पोषण ही नहीं करती, बल्कि आज जो हम देख रहे हैं जो जैविक खेती का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, वो कहीं न कहीं बिना देसी गाय के अधूरा है। जो हमारे पूर्वजों का संचित ज्ञान था वो नो डाउट हमसे कई गुना बेटर था। आज हम उसी की तरफ वापस लौट रहे हैं, तो उसमें गाय का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों। और न सिर्फ हमारा पोषण करती है, बल्कि अगर आप देखें आज के मशीनीकरण की युग में, हालांकि आज तो हम जो बैलों का उपयोग न के बराबर करते हैं और बैलों से खेती आज के ज़माने में इतनी तेज़ ज़माने में संभव भी नहीं रह गई है। और छोटे लेवल पे ठीक है संभव है, लेकिन आप देखें कि गौ माता का दर्जा देने के पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि न सिर्फ वो पोषण करती थी, बल्कि हमें नंदी या बैल उपलब्ध करवाती थी हमारी खेती के लिए, जो भार ढोने के लिए भी काम में आते थे। और गौमूत्र है, उससे भी आप देखें कि हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयों में उसका बहुत ही महत्व है। मैं आपको यहाँ पे 2 पुस्तकों के रेफरेंस देना चाहूँगा, जो वाग्भट कृत अष्टांग हृदय है और दूसरी चरक संहिता है। मैं उनसे ये काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने ली है, तो आप उनमें देख सकते हैं, जिसमें गो दूध, पंचामृत और उसका महत्व बताया गया है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसका भी वो उसमें जो देसी गाय का जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में भी बताया गया है। तो और मरने के बाद में जब एक गाय, देसी गाय जब एक नेचुरल मृत्यु हो जाती है उसकी, उसके बाद में उसका जो अपना शरीर है वो भी हम मनुष्यों की भलाई के लिए दे के जाती है। आप देखेंगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है वो लोग इसको ज़रूर जानते हैं। जैसे कुछ लोग सींग खाद बनाते हैं, गाय की सींगों के में अंदर जो खाद भर के उसका एक प्रोसेस होता है, उससे बनाते हैं। गाय की जो खाल होती थी, जो चमड़ी होती थी, वो भी हम मनुष्यों के काम आती थी, उसके जूते और अन्य कई प्रकार की वस्तुएं बनती थी। और अगर आप वर्क्सायुर्वेद में देखेंगे तो जो नेचुरल मृत्यु से मरी हुई जो गाय थी उसका मांस भी, उससे भी कई प्रकार के जो बायोपेस्टिसाइड या फंगीसाइड, मैं केमिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुराने समय में जो बनाते थे जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, उसमें गौ मांस भी उपयोग में लिया जाता था। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप उसको अन्यथा ले, वो खाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। क्यों? जब ये सब कुछ जो गाय हमें देती है, अपना सर्वस्व है, जीवित रहते हुए भी और जीवन के बाद में भी, मृत्यु के बाद में भी, अपना उसका अपना कुछ भी नहीं है, बदले में वो हमसे क्या मांगती है? एक ही तो उसका जो आनंद है वही हम उससे छीन रहे हैं। जो गर्भाधान संस्कार है जिसमें वो अपनी एक नेचुरल आनंद की अनुभूति करती है, उसको भी हम कृत्रिम साधनों के द्वारा जब उसका आनंद छीन रहे होते हैं, तो कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि हम उससे गौ माता का दर्जा ही छीन रहे हैं। क्योंकि वो हमें एक तरफ तो माता की तरह पोषण करती है, दूसरी तरह हम अपने आप में उसके पुत्र होने का रोल अदा नहीं कर रहे। तो मित्रों, जो गोपालन और जो गौ संवर्धन का विषय है वो अपने आप में एक विज्ञान है। इसमें इंस्टेंट रिजल्ट जैसा कुछ भी नहीं है, आपको वर्षों तक प्रयास करना पड़ता है। ये एक साधना है, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आज का जो फास्ट युग है उसमें हर कोई चाहता है कि मैं कृत्रिम गर्भाधान से बेस्ट रिजल्ट ले लूं और मेरे पास बेस्ट हर्ड, जो गायों का पूरा जो झुंड है वो बेस्ट हो जाए। तो ऐसा होता नहीं, उसको कई चीज़ें, छोटी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। जैसे अगर दर्शकों, अगर आपने सुना हो कि दृश्य विज्ञान के बारे में, दृश्य विज्ञान वो है जो चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द या आसपास देखते हैं और उन चीज़ों का हमारे मन और भावों और विचारों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो सोने का कमरा होता है या उसके आसपास हमेशा एक पॉजिटिव वातावरण बना के रखते हैं उसके परिवार वाले। और उसके जो सोने के कमरे में है तो उसके
पति की या महापुरुषों की या भगवान के जो चित्र लगाए जाते हैं, ताकि वो सुबह उठते ही और शाम को सोते समय वही जो फ़ोटोज़ या तस्वीरें देखे और उसके मन में वो अच्छे भाव आए, क्योंकि आने वाली जो संतान है उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है। ये दृश्य विज्ञान है। ठीक वैसे ही जब गाय को गाभिन करवाया जाता है, जब एक नंदी और गाय का एक नेचुरल जो संसर्ग होता है, तो उनके मन में अच्छे विचार होते हैं। उनके आप देखेंगे कि एक जो असली नंदी होगा मेरे हिसाब से, और जो एक जिनको हम कहें कि ख़ानदानी जो नंदी होता है और जो ख़ानदानी जो देसी गाय होती है, दोनों का व्यवहार बहुत ही पॉजिटिव होता है। जो एक नंदी होता है, अगर उसके पास एक अनजान गाय भी आई, वो हिट में आई हुई है, तो वो डायरेक्ट उस पर हम्प नहीं करेगा। पहले उसके पास जाएगा, उससे अपने शरीर का स्पर्श कराएगा और उस गाय को एक कंफर्टेबल वातावरण महसूस कराएगा। उसके बाद में गाय उसको ऐसा करने देगी तो वो हम्प करेगा। लेकिन मित्रों, क्या हम जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उसमें ये इस प्रकार का वातावरण मिलता है क्या गाय के मन में उस समय पॉजिटिव विचार आते हैं क्या? जब हम उसको बांध कर जिस जगह पे एक नंदी का जो लिंग प्रविष्ट होना चाहिए, उस जगह पर हम एक इंसानी हाथ और एक धातु की छड़ डालते हैं, तो क्या वो नेचर के खिलाफ नहीं है? जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो में स्पष्ट कर दिया है, आप के पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, आप उसका उपयोग करें। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास अगर कोई अच्छा बछड़ा आ जाए, अच्छे नंदी का, जो आपने AIC भी लिया हो, तो उस बछड़े को हम नंदी नहीं बना सकते आगे आने वाले समय के लिए, टाइम के लिए? पहले के समय जब गाँवों में ये परंपरा होती थी कि पूरे गांव का एक नंदी होता था और उस नंदी का जो चारा दाना पानी की व्यवस्था है, पूरे गांव वाले मिलकर उसका कंट्रीब्यूशन करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये मॉडर्नाइजेशन हुआ, आधुनिक सभ्यता के चक्कर में वो सिस्टम, वो परंपरा लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपके पास एक गाय है, 2 गाय है, तो आप नंदी नहीं रख सकते, ये सत्य है। लेकिन अगर आपके पास 4-5 गाय है तो आप एक नंदी, अच्छा नंदी रख लीजिए। उससे क्या होगा कि उस नंदी का आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना, एक गाय के जितना खर्चा है। लेकिन वो नंदी है, वो आपकी गौशाला की धुरी है। वो ये अच्छा नंदी ये डिसाइड करेगा कि आपकी आने वाली जो गोदन है, उसकी जो प्रोजनी है, वो कैसी होगी। उसका उदाहरण मैं आपको इतिहास में पीछे ले जाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे जो पुराने समय के मंदिर है, जैसे आप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जो किले में आप देखेंगे, तो बड़े बड़े जो नंदी के जो पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई है। और अगर आप दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के पास में जो मंदिरों के जो भग्नावशेष अवशेष है, जो खंडर है, वो 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो धर्मांध मुस्लिम शासकों द्वारा खंडित कर दिए गए थे। लेकिन आज भी उन कलात्मक पत्थर के खंभों पर आप देखेंगे तो गायों की और नंदी की और बछड़ों की आपको मूर्तियाँ मिलेगी। और कुछ नहीं तो आप अपने आसपास कहीं पे भी भगवान शिव का मंदिर देख लीजिए, तो भगवान शिव का वाहन भी नंदी है। तो कहीं न कहीं अपने आसपास का जो ये वातावरण हमें ये याद दिलाने की, वो सिर्फ एक फिगर नहीं, एक भौतिक वस्तु ना हो के हमें ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप गाय का संवर्धन करना चाहते हैं, गोपालन करना चाहते हैं, तो गाय से भी ज़्यादा नंदी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक गाय से आप उसके जीवन में अगर अच्छी रखते हैं तो 10 से 15, 16, 17 उसके बछड़े बछड़ी उसकी संतान ले सकते हैं। लेकिन एक नंदी से आप सैकड़ों ले सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग गायों को गाभिन करेगा तो आपको उसकी संतति मिलती रहेगी। ये एक जो गौ संवर्धन है, जो ब्रीडिंग है, वो खैर अलग विषय, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसकी इनब्रीडिंग नहीं हो, आगे जाके नंदी अपनी जो बहन या अपनी माँ या क्लोज जो ब्लड रिलेशन में है उसके ऊपर उससे क्रॉस ना हो, ये अलग विषय है, उसके बारे में बताऊंगा।
लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नंदी का जो महत्व है गोपालन और गौ संवर्धन में, वो कहीं न कहीं गाय से भी ज़्यादा, मेरा ऐसा मानना है। तो मित्रों, जैसे हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, जब गाय और नंदी का संसर्ग होता है, जब गर्भाधान संस्कार होता है, तो उसके इर्द गिर्द कैसा वातावरण होना चाहिए। शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि जहाँ तक हो सके उनको एकांत उपलब्ध करवाया जाए, उनके आसपास शोर शराबा ना हो, और उनके सामने कोई दूसरी नस्ल की गाय, जिस नस्ल के वो है उन्हीं की नस्ल की हो तो ठीक है, वो भी अच्छी हो तो ठीक है। कई लोग ऐसा भी करवाते हैं कि जब उनको ऐसा लगता है कि नंदी थोड़ा सा अगर उनके पैमानों पर अगर खरा नहीं उतरता है, तो वो क्या करते हैं कि जब गाय गाभिन हो रही हो, जब गर्भाधान संस्कार होता है, तो उसके गाय के सामने जो अपनी बेस्ट गाय होती है उसको रखते हैं। ये दर्शीय विज्ञान में, क्योंकि उसके गुणों का कहीं न कहीं उसके आने वाली संतति पर असर डालता है। तो और इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि जब उसका गर्भाधान संस्कार हो रहा तो उनके सामने कोई दूसरा जानवर ना हो। मित्रों, मैंने ये भी देखा है कि एक बछड़ी मैंने देखी है, जैसा अगर आप देखेंगे जो गायें पानी पीती है तो हमेशा मुंह से पीती है। जो दूसरे जैसे मांसाहारी जानवर होते हैं, जैसे कुत्ते, शेर वगैरह, तो वो जैसे जीभ से पीते हैं, जैसे वो लकड़ की आवाज़ आती है। तो मैंने एक बछड़ी ऐसी भी देखी जो जीभ से पीती थी। तो उसके बारे में जब उसके मालिक से पता किया गया, तो उस समय जब नंदी और गाय का जब संसर्ग हो रहा था, उसके सामने कुत्ते थे। तो उस वजह से आप सोचिए कहाँ तक उसके गुणों का उसकी संतान पे प्रभाव पड़ा। तो जो एआई करवाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि जो आप जिस बेस्ट बुल का आप जो सीमन यूज कर रहे हैं, उसके 100% गुण उसमें आएंगे, क्योंकि जिस समय उसको वातावरण, जैसा वातावरण हम देते गाय को, वो अननेचुरल है। उसको कहीं पे भी हम उसको मानवीय तरीके से या देखा जाए तो उसको उचित नहीं ठहरा सकते। तो उसके मन में अगर पॉजिटिव भाव नहीं होंगे, तो उसके जो आने वाली संतान प्रोजनी है, उसमें वो पॉजिटिव या ब्रह्म तत्व के जो गुण हैं वो नहीं आएंगे। और मित्रों, मैं कई जो पुराने गोपालक है, जो अच्छे गोपालक है, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व गायों के लिए समर्पित कर दिया है, आज की जो आधुनिक स्कूली शिक्षा है उनके अनुसार वो अनपढ़ है, वो उन स्कूलों में पढ़े नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के जो अनुभव है उससे बहुत कुछ सीखा है। आने वाले समय में मैं ये प्रयास करूँगा उन लोगों से आपको मिलवाऊँ और उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो उन लोगों से भी जाना है, और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि जब गाय का जब गर्भाधान संस्कार हो रहा था तो हमें भी उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन कई बार क्या कि आप नए गोपालक है, आपको ये पता लगाने में असुविधा होती है, आप पता लगा नहीं पाते कि गाय, आपकी गाय जो गाभिन हुई या नहीं। तो उस नज़रिए से अगर आप देख रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उस समय जो नंदी और गाय की दृष्टि आप पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर उस समय आप पे दृष्टि पड़ेगी तो उनके मन में जो विचार, जो भाव उत्पन्न होंगे, या आपके मन में जो क्या भाव है, उनका भी आने वाली प्रोजनी पे असर डालते हैं। तो आप, हालांकि जो अच्छे गोपालक होते हैं, जिनको बहुत सालों का अनुभव होता है, वो गोपालक तो गाय के जब क्रॉस हो जाती है उसके बाद में गाय के हाव भाव, व्यवहार, नंदी के व्यवहार से पता लगा लेते हैं कि गाय 100% जो गाभिन हुई या नहीं, उनको पता लग जाता है। तो मित्रों, अगर आपको गोपालन या गौ संवर्धन के क्षेत्र में अगर बहुत आगे जाना है तो ठीक है, आप बहुत ही जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल हो, उस समय आप ज़रूर अच्छे बुल का सेवन यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि जब ये आने वाली जो उसकी प्रोजनी है, जब उस गाय जब गाभिन हो रही होती है, जब एआई से करवाया जाता है, तो आपको पता है कि उसको कैसा वातावरण मिलता है, उसको बांधा जाता है। क्या खुले में जब गाय खुली हो तब वो एआई करवाती है क्या? जैसा वो एक नंदी के साथ गाभिन होती है तो उस समय वो नेचुरल खुली रहती है, बांधा नहीं जाता, और वो
क्रॉस हो जाती है। लेकिन एआई में क्या ये पॉसिबल है क्या? मुझे दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि खुली गाय की, जो बिल्कुल खुली है और आराम से वो कंफर्टेबल है और एआई करवा रही है। क्योंकि गाय को जब ये पता ही नहीं होता है कि आने वाले कुछ मिनटों में उसके शरीर के साथ क्या घटित होने वाला, उसको रस्सी या सांकल से बांधा जाता है, चैन से बांधा जाता है, उसके बाद में उसके साथ ये क्रूरता की जाती है। ठीक है, कई बार ये ज़रूरी भी हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी तुलना में ये करना चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छा खाना खिलाया जाए, बहुत अच्छा खाना खिलाया जाए, लेकिन आपके सर पे तलवार रख दी जाए, तो क्या आपको वो खाना अच्छा लगेगा क्या? उस समय आपके मन में, भले ही वो अच्छा खाना है, लेकिन आपके मन में क्या भाव आएंगे? और जब वो आप उस समय जब उसका एक ग्रास भी अपने मुंह में रखेंगे तो वो खाना आपके लिए अच्छा ना होकर जहर बन जाएगा। ठीक वैसा ही गाय के मन में भी उस समय जब उसको बांधा जाता है और जब उसकी एआई की जाती है तो उसमें वो भाव आते, तो आने वाली जो उसकी बछड़े बछड़ी है उस पर उस चीज़ का ज़रूर प्रभाव पड़ता है। और अब मित्रों, मैं आता हूँ उस विषय पर जो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हमने बेस्ट बुल का सीमन यूज़ किया और हमारे जो गाय थोड़ी शुद्धता में कम है तो उसे बहुत अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उनके बारे में भी मैं बताना, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि मैंने खुद भी, ऐसा नहीं है कि मैंने एआई नहीं करवाई है, मैंने अपनी गायों की एआई कई बार करवाई है। उनका रिजल्ट भी मैंने, मतलब पिछले कई सालों से मैंने उनको अपना एक सेल्फ स्टडी किया है। तो मुझे वो ठीक है, एक आध बार तो मिला था अच्छा रिजल्ट, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिला। उसका कारण मेरे को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जिन बुल्स का, चाहे वो सरकारी हो चाहे या प्राइवेट हो, उनका सीमन जो कलेक्ट किया जाता है, क्या आपको पता है मित्रों उनका प्रोसेस क्या है? उनका अगर आपको प्रोसेस पता नहीं है तो मैं बता दूं, वो एकदम नेचुरल तो उसको कह ही नहीं सकते, अननेचुरल तो है ही है। लेकिन आज के विज्ञान के अनुसार वो सही है, वो दावा करते कि हाइजेनिक है, वो है, सब कुछ है, ठीक है, मान लिया। लेकिन उस नंदी से, जिस नंदी से जो सीमन कलेक्ट किया जाता है, उसके सामने जो एक या तो दूसरा नर पशु या एक मॉडल जो निर्जीव मॉडल होता है, या एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन से, या जो आर्टिफिशियल वजाइना उसके सामने लाई जाती है और फिर उसके ऊपर उससे ज़बरदस्ती हम्प करवाया जाता है, और एक जो रबर या प्लास्टिक की जो नली होती है उसमें उसका सीमन कलेक्ट किया जाता है। और ये प्रक्रिया मित्रों एक बार नहीं, दिन में कई कई बार दोहराई जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति सीमन बेच रहा है वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा डोज बनाऊँ। तो जैसे कि आप देखें कि कोई बड़ी गौशाला है जिसके पास 50 गायें, 100 गायें हैं, सपोज 50 गायों पे एक नंदी है। जो नंदी है वो 50 गायों के बीच में भी एकदम शांत रहता है, बगैर जो हिट में नहीं आई गाय है उस किसी गाय पे हम्प नहीं करता है। और हमेशा जो गौशाला में है गायें, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हिट में आए, ऐसा होता नहीं है। तो कई कई दिनों तक, या कई बार तो ये भी हो जाता है कि एक महीने से ऊपर भी कोई गाय अगर हिट में नहीं आई तो वो नंदी शांत रहता है, बगैर हिट में नहीं आई हुई गाय पर कभी हम्प नहीं करता है। तो वो उसका अपना एक ब्रह्मचर्य का पालन है। जब वो अपना जो एक वीर्य संचय कर रहा होता उस वीर्य की क्वालिटी क्या होती होगी मित्रों। लेकिन जो दिन में आप कितना ही अच्छा खिलाए, आप ये दावा करें कि बहुत अच्छा उसको चारा, फीड, दाना, पानी सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसका जो कई बार जो सीमन कलेक्शन उसका निकाला जाता है, क्या उसकी क्वालिटी भी एक सार रही होती है, हमेशा एक जैसी रहती है? और ऐसे नंदियों के साथ क्या होता है, कुछ साल बाद वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते, समय से पहले बूढ़े लगने लगते और बूढ़े हो जाते, और फिर उनको रिजेक्ट करके उन फार्म से निकाल दिया जाता है। क्यों? उनका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, उनका प्रयोजन सिर्फ पैसा कमाना है। और जब ऐसा जो सीमन हम, आपको पता नहीं किन परिस्थितियों में कलेक्ट किया हुआ है, बिल्कुल वो मतलब ब्रह्मचर्य का पालन तो वहाँ कह ही नहीं सकते उसमें। तो जब उसकी हम प्रोजनी लेते हैं, भले ही वो अपने समय का बेस्ट क्यों नहीं रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं जो एक वो
क्वालिटी आनी चाहिए, वो गुण आने चाहिए, वो लक्षण आते, वो 100% नहीं आ पाते। तो मित्रों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये उन लोगों के लिए जो ये तर्क देते हैं कि एआई से जो हमारी भारतीय देशी नस्लें हैं उनमें सुधार हुआ है, और जो यही दावा सिर्फ यही दावा करते हैं कि एआई आने के बाद में हमारी नस्लों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो मैं उनके लिए ये बता दूं, सबसे पहला उदाहरण तो अभी तो खैर नहीं है, लेकिन मैंने अपने बचपन में देखा, जो हमारे गांव में गुज्जर, रबारी जाति के लोग और राजपूत, जाट बड़े बड़े गायों के हर्ड्स रखते थे। भैंसे भी रखते थे, वो अलग बात है, लेकिन गायों के बड़े बड़े हर्ड्स रखते थे। उस समय उनके पास बहुत ही बढ़िया नस्ल की गायें और बहुत ही अच्छा दूध होता था। उस समय इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होती थी जितनी कि आज के ज़माने में है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, अगर आपको पता है, काफ़ी लोगों को हो सकता है पता भी हो, तो हमारे इधर से जो रबारी भाई है आज भी कांकरेज के बड़े बड़े हर्ट्स रखते हैं। किसी के पास 100 गाय, किसी के पास 500 गाय, किसी के पास 200 गाय, वैसे बड़े बड़े हर्ट्स रखते हैं। तो मुझे ये बताइए, आज जो उनके पास बहुत अच्छी जो कांकरेज नस्ल की बहुत ही अच्छी गायें हैं, क्या वो एआई से हुई है? क्या वो बुल नहीं रखते? क्या हर हर्ट्स में बुल मिलेगा आपको? और दूसरा उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ आपको, हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, चाहे कोई भी नस्ल है, सबसे पहले आप ले लीजिए गिर नस्ल के, क्योंकि गिर नस्ल बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। गिर नस्ल के जितने भी बड़े ब्रीडर्स हैं और जितनी भी अच्छी गौशालाएँ हैं, क्या वो हो सकता है वो सीमन बेच रहे, वो अलग बात है, वो एक उनका व्यवसाय है, वो अलग चीज़ है, लेकिन क्या वो अपनी गायों के लिए सीमन यूज करते हैं? क्या वो भी तो नेचुरल जो सर्विस है वही तो करवाते हैं ना। और उनकी गायें आज टॉप क्लास की है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान ही नहीं, इवन ब्राज़ील के जो बड़े बड़े ब्रीडर है वो यहाँ से मतलब उनका एम्ब्रियोज है जो है वो लेके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो अपनी गायें बनाई है जो नेचुरल सर्विस के थ्रू, वो उनके 1 साल या 2 साल का जो वो नहीं है, बल्कि उनकी जीवन की एक लंबी तपस्या है। मेरा ऐसा मानना है कि एक तपस्या। आज हम चाहते हैं कि सिर्फ एआई के थ्रू हम 2-4 साल 5 साल में टॉप, हिंदुस्तान का टॉप बड़ा हर्ड या टॉप बड़ा ब्रीडर बन जाए, तो ये मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि हमारी मजबूरी है, छोटे किसानों की, गोपालकों की मजबूरी है, शुरुआत में उनको जाना पड़ सकता है एआई के लिए, लेकिन मित्रों, लेकिन भविष्य में आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आपके पास अच्छा बुल आ जाए तो उसका कोई ज़्यादा वो खर्चा भी नहीं है, सिर्फ एक गाय का एक्स्ट्रा खर्चा है आपके, तो आप बुल रखें, तो उससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मित्रों, कई मित्र जो एआई का बहुत ही ज़्यादा समर्थन करते हैं और उनको ये मानना है कि एआई से ही नस्ल सुधार होता है, तो मेरा एक पॉइंट है कि क्या हम एआई जैसी हम गायों के साथ अत्याचार करते, जो गोमाता के साथ अत्याचार करते, क्यों ना हम मनुष्यों में भी उसको शुरू कर दे। ऐसा नहीं है कि मनुष्यों में एआई नहीं हो रही है, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह हो रहे हैं, लेकिन क्या हम हमेशा ही ऐसा करते हैं? क्या हमारे लिए वो फर्स्ट ऑप्शन होता है? क्या आप उस चीज़ को समझें। तो मेरे इस पॉइंट को ज़रूर समझें, मैं पूर्णतया उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप अगर जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास उसको आप फर्स्ट बना देते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ से हमारे जो गोधन की है, हमारी जो गोमाता की है, वो हानि शुरू हो जाती है, उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। और मित्रों, जो कई मित्र जो हमारी ये दावा करते हैं कि जो एआई के थ्रू जो हमारी नस्लों में सुधार हुआ, उनको मैं ये बता दूं, कुछ फैक्ट्स है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। मित्रों, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये पाएंगे कि फर्स्ट एआई जो भारत में हुई है वो 1939 में, जो पैलेस ऑफ मैसूर की जो हलीकर नस्ल की गायें थी उनमें एचएफ का सीमन लगाया गया था। और उसके बाद में, आज़ादी के बाद में 1970 में जब श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, ऑपरेशन फ्लड, वाइट रिवोल्यूशन की, दूध बढ़ाने के लिए, उस समय जब एचएफ और जर्सी गायों का सीमन बाहर से मंगवाया गया था, तो 1970 से लगा के
2020 है, अभी 50 साल हो चुके हैं। अगर 50 साल में हमारी देसी नस्लों का आप खुद सोच सकते हैं कि कितना विकास हुआ है या कितना नुकसान हुआ। अब इसको भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन 50 सालों में जो ऑपरेशन फ्लड या वाइट रिवोल्यूशन, जो AI अंधाधुंध की गई, और भी कई रीजन है उसके, तो आप देख सकते हैं ये एक सबसे बड़ा आपके सामने उदाहरण है कि 50 सालों में अगर हम उल्टे पीछे गए हैं, न कि आगे बढ़े हैं। ये ज़रूर है कि दूध बढ़ा है, लेकिन दूध किसका बढ़ा है ये आप ज़रूर सोचिए। दूध वहाँ बढ़ा है जो HF नस्ल की गायें, वो नेचुरली वो दूध देसी नस्ल से उनका दूध ज़्यादा होता है, लेकिन वो अलग इशू है कि A2 या A1 मिल्क है, उसके बारे में अलग से बताऊंगा आपको। लेकिन आप देखेंगे तो देसी नस्लों का जो हमारा था वो कहीं न कहीं धीरे धीरे डिक्रीज होती गई है। और आज जो हमारे पास जो बची कुची देसी नस्लें हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नस्लें, अगर उनके अच्छे ब्रीडर हैं तो उन्होंने AI से उसको नहीं सुधारा है, उन्होंने जो नेचुरल सर्विस से अच्छे बुल से ही सुधारा। और आज भी हमारे पास अच्छी नस्ल की जो बची हुई गाय हैं वो कहीं न कहीं अच्छे बुल्स या अच्छे नंदी की ही देन है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग मुझसे असहमत भी होंगे, बहुत सारे लोग सहमत भी होंगे, लेकिन जो मैंने इस वीडियो में जो पॉइंट्स रेज़ किए हैं, जो उन पॉइंट पे चर्चा की है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें अगर हमारी जो देसी नस्ल की गायें हैं उनको अगर हम वापस उस टॉप की पे ले जाना चाहते हैं, या उस सुंदरता के मायने में, दूध में के मायने में, हर चीज़ के मायने में, मित्रों मैं ये बता दूं कि जो अनुभवी गोपालक है हिंदुस्तान के, मैं कई गोपालकों से मिला भी हूं, तो आज भी जो अपनी गाय में जो बछड़ी आती है या बछड़ा आता है उसमें देखते कि अगर किस एक एक पॉइंट की वो कमी को नोटिस करते हैं। किसी में उनको लगता है कि इसके सींग अच्छे नहीं आए, तो उसमें फिर नेक्स्ट टाइम उस बछड़ी पे कौन सा बुल उपयोग करना है तो उससे अच्छे सींग आएंगे। अडर की प्रॉब्लम है या उसकी आँखों की सुंदरता की है या उसकी हर एक बॉडी स्ट्रक्चर की, तो वो उसमें धीरे धीरे करके वो सुधार करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से AI से ये आप अगर लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहे सहमत हो या असहमत, आपके अगर ज़रूर कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय गौ माता।